गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग करेंगे अपना सी प्लस प्लस का बेसिक। इससे पहले लेक्चर में हम लोगों ने करा था ऊप्स के बारे में, जो हमारे बेसिक कंसेप्ट थे। आज हम लोग अपने डायरेक्ट सी प्लस प्लस पे आएंगे। तो हमारा सबसे पहले है सी प्लस प्लस को किसने डेवलप किया था। सी प्लस प्लस को डेवलप करा था बर्जरनेस स्ट्राउस्ट्रप ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्वेल्थ के बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आपका ये आया हुआ है। और इसको डेवलप कहाँ पर करा था? बेल लेबोरेटरीज में, यूएसए में। और कब किया था? इन 1980। अब ये देखो, सी प्लस प्लस क्या है? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। देखो, जैसे हम लोग बोलते हैं कोई लैंग्वेज, इंग्लिश बोलते हैं या हिंदी बोलते हैं। अगर मैं इंग्लिश की बात करूं, इंग्लिश में क्या आता है? ए से लेकर जेड तक कैरेक्टर्स आते हैं। अगर हम हिंदी की बात करें, उसमें क्या आता है? स्वर आता है और व्यंजन आता है। अगर हम मैथ्स की बात करें, मैथ्स में क्या आता है? 0 से लेकर 9 तक आता है। तो हर एक लैंग्वेज का अपना एक खुद का करेक्टर सेट होता है जो उसके अंदर इंक्लूडेड होता है। इसी तरह सी प्लस प्लस का भी अपना एक खुद का क्या है? करेक्टर सेट है। मतलब सी प्लस प्लस का जो भी हम प्रोग्राम लिखेंगे, उस प्रोग्राम के अंदर हम लोग क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं। तो करेक्टर सेट की डेफिनेशन क्या होगी? करेक्टर सेट इज सेट ऑफ ऑल वैलिड करेक्टर्स। जो करेक्टर्स हैं जो कि हम किस में यूज कर सकते हैं, दैट कैन बी यूज इन सी प्लस प्लस प्रोग्राम। जो भी सी प्लस प्लस प्रोग्राम में हमारे यूज हो सकते हैं उसे हम बोलते हैं करेक्टर सेट। तो सी प्लस प्लस के करेक्टर सेट में आते हैं सारे लेटर्स, कैपिटल ए टू जेड, स्मॉल ए टू जेड, डिजिट्स 0 to 9, स्पेशल सिंबल्स जैसे कि स्पेस है, प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एट द रेट, हर तरह की ब्रैकेट्स, बैक स्लैश और बहुत सारे हमारे स्पेशल सिंबल्स। इसके अलावा वाइट स्पेस जैसे कि ब्लैंक स्पेस हो गया, या फिर टैब हो गया, या फिर एंटर हो गया, या फिर हमारा न्यू लाइन हो गया। तो ये सारे हमारे क्या होते हैं? सी प्लस प्लस के प्रोग्राम में हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं। अच्छा, इस वीडियो में हम लोग सिर्फ जो मेन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं जिनकी हमें अपनी अब जरूरत पड़ेगी वही मैंने इंक्लूड करे हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इसमें वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होता है? जैसे कि देखो, हम सबका एक अपना नाम होता है, ठीक है। इसी तरह सी प्लस प्लस में जैसे कि मान लो हमें कोई कैलकुलेशन करनी है, लेट अस सपोज मुझे करना है 2 + 5। तो जो ये 2 और 5 है, ये लोग कहीं ना कहीं मेमोरी में जाके सेव होंगे नंबर्स। तो इनको कोई ना कोई जो नाम दिया जाएगा उस मेमोरी लोकेशन को, वो होता है हमारा वेरिएबल। तो वेरिएबल हमारा एक नेम होता है जो हमारी वैल्यू को स्टोर करवाने के लिए काम आता है। जिस तरह से हमारा एक खुद का नेम है, इसी तरह इसमें कंप्यूटर सी प्लस प्लस में क्या होगा? डाटा का एक अपना नेम होगा। तो वेरिएबल क्या है? वेरिएबल इज अ डाटा नेम दैट कैन बी यूज टू स्टोर अ डाटा वैल्यू। अब जो ये वैल्यू होगी, ये आपकी ऐसा नहीं है कि फिक्स हो जाएगी, वो आपकी टाइम टू टाइम चेंज हो सकती है। अ वेरिएबल मे टेक डिफरेंट वैल्यू एट डिफरेंट टाइम ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। एग्जीक्यूशन मतलब रन। जब हम प्रोग्राम को रन करेंगे तो जो वेरिएबल की वैल्यू है वो आपकी कहीं ना कहीं, आप कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करें तो वो चेंज हो सकती है। अब जो वेरिएबल है उसमें हम क्या क्या लिख सकते हैं? वेरिएबल में आप लोग लेटर्स यूज कर सकते हैं, डिजिट्स 0 to 9 यूज कर सकते हैं, या फिर हम लोग अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं। लेटर्स, डिजिट और अंडरस्कोर के अलावा हम लोग कुछ और यूज नहीं कर सकते। लाइक अगर आपको एट द रेट यूज करना है तो वेरिएबल के नेम में आप लोग एट द रेट यूज नहीं कर सकते। और जो फर्स्ट हमारा लेटर होगा वो क्या होना चाहिए? करेक्टर ही होना चाहिए। वो डिजिट या अंडरस्कोर हमारा नहीं हो सकता। ये नीचे 3 एग्जाम्पल लिखे हैं वेरिएबल नेम के। देखो, एरिया, इसमें सारे क्या हैं? लेटर्स हैं। सम अंडरस्कोर मार्क्स, इसमें अंडरस्कोर हमने यूज करा है लेकिन बीच में, तो ये भी अलाउड है। उसके बाद मैंने एक लिखा है टोटल 1, तो डिजिट्स भी हम लोग यूज कर सकते हैं, तो दैट इज ऑल्सो अलाउड। तो ये था मेरा वेरिएबल के बारे में। नेक्स्ट है हमारा बेसिक डाटा टाइप। अब देखो, जो हमने वेरिएबल यूज करे हैं वो वेरिएबल किस तरह का डाटा अपने अंदर स्टोर करवाएगा, वो होता है हमारा डाटा टाइप। ठीक है, जैसे कि मान लो उसमें सिर्फ सिंपल नंबर है, लाइक 1 2 3 4 है, या फिर उसमें हमारे ABCD हैं, हमारे कैरेक्टर्स हैं, या फिर उसमें हमारा पॉइंट वाले नंबर्स हैं लाइक 42.5। तो किस तरह का डाटा वो वेरिएबल अपने अंदर स्टोर करवाएगा, वो हमारा होता है डाटा टाइप, कि वो डाटा हमारा किस टाइप का है। वैसे तो बहुत सारे हमारे डाटा टाइप्स होते हैं, लेकिन जो हमारे 5 बेसिक मेन इंपॉर्टेंट हैं वो होता है, फर्स्ट है हमारा इंटीजर, जिसके लिए हमारी शॉर्ट फॉर्म है INT। ये सिर्फ हमारी इंटीजर वैल्यूज को स्टोर करवाएगा, इसमें डेसिमल अलाउड नहीं है। नेगेटिव, पॉजिटिव, हर तरह की वैल्यूज ये अपने अंदर स्टोर करवा सकता है।
नेक्स्ट है हमारा करेक्टर, शॉर्ट फॉर्म है कैर। ये सिर्फ एक सिंगल करेक्टर को स्टोर कराएगा, इसका साइज सबसे छोटा होता है। उसके बाद है फ्लोट। फ्लोट हमारा डेसिमल नंबर्स को स्टोर करवा सकता है, इसमें पॉइंट हमारा जरूर होना चाहिए और इसका प्रिसीशन है 7 डिजिट। प्रिसीशन मतलब डेसिमल के बाद 7 डिजिट्स तक ये अपने अंदर स्टोर करवा सकता है। नेक्स्ट इज अवर डबल। डबल भी हमारा डेसिमल नंबर को ही स्टोर करवाता है, लेकिन इसका प्रिसीशन हमारा बढ़ जाता है और इसका प्रिसीशन होता है 15 डिजिट्स। मतलब ये और ज्यादा हमें एक्यूरेट रिजल्ट देता है। उसके बाद एक हमारे पास होता है वॉइड। वॉइड का मतलब होता है नल। नल मतलब कुछ भी नहीं। अगर हमारा इनमें से कुछ भी नहीं है, एम्प्टी है, तो हम लोग क्या डाटा टाइप यूज कर सकते हैं? अपना वॉइड। सो दैट्स अबाउट डाटा टाइप्स। अब ये देखिए स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस प्रोग्राम। मतलब अगर आपको सी प्लस प्लस का कोई प्रोग्राम लिखना है तो आप लोग किस सीक्वेंस में लिखेंगे? सबसे पहले क्या लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, उसके बाद क्या, इस तरह से। तो ये है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस प्रोग्राम। देखिए सबसे पहले इसमें आती हैं हेडर फाइल्स, इंक्लूड फाइल्स। मतलब जितनी भी इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं जिनकी हमें अपने प्रोग्राम में जरूरत पड़ने वाली है, सबसे पहले हम लोग वो लिखते हैं। उसके बाद सेकंड है हमारा क्लास डेफिनेशन। जैसे कि आपको पता ही है कि जो सी प्लस प्लस है उसका जो मेन इंपॉर्टेंट थिंग है, देखो सी प्लस प्लस को क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। मतलब इसमें जो मेन हमारा कंसेप्ट रहेगा वो क्या रहेगा? ऑब्जेक्ट। और अगर इसमें ऑब्जेक्ट है तो क्या है? क्लासेस भी हैं। तो सी प्लस प्लस में मेन इंपॉर्टेंट होता है क्लासेस। तो अगर हमने अपने प्रोग्राम में क्लास इंक्लूड करी है तो हेडर फाइल के बाद हम लोग को देनी पड़ती है क्लास की डेफिनेशन, कि हम लोग किस नाम की क्लास यूज करने वाले हैं, उसके अंदर हमारे कौन से फंक्शंस हैं, कौन से हमारे पास उसके अंदर डाटा मेंबर है। और उसके बाद जो भी उस क्लास के फंक्शन थे उनकी हम डेफिनेशन लिखेंगे और लास्ट में हमारा आएगा मेन फंक्शन का प्रोग्राम। इफ बाय चांस हम लोग ऐसा कोई प्रोग्राम लिखते हैं जिसमें क्लास नहीं है तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे हेडर फाइल और उसके बाद हम लोग लिखेंगे मेन फंक्शन। ये दोनों स्टेप हमारे स्किप हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आएंगे आपकी हेडर फाइल, फिर क्लास की डेफिनेशन, फिर क्लास फंक्शंस की डेफिनेशन और उसके बाद लास्ट में आएगा हमारा मेन फंक्शन। मेन हमारा सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है जिसके बिना हमारा कोई भी सी प्लस प्लस का प्रोग्राम नहीं चलेगा। मेन को इंक्लूड करना बहुत ही जरूरी होता है। नेक्स्ट देखिए, अब इसमें वैसे हेडर फाइल्स अगेन बहुत सारी हैं, लेकिन इसमें मैंने अभी दो इंपॉर्टेंट हेडर फाइल्स के बारे में बताया है। सबसे पहले है हमारी iostream.h। हेडर फाइल्स को आप लोग हमेशा ऐसे लिखेंगे, पहले लिखोगे हैश, फिर लिखोगे इंक्लूड, फिर ये एंगल ब्रेसिस के अंदर लिखोगे हेडर फाइल का नेम। डॉट एच, एच का मतलब है हेडर फाइल। फाइल का नाम क्या है? iostream.h। इससे क्या होगा? iostream नाम की फाइल हमारे प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड हो जाएगी। अब ये देखो iostream की फुल फॉर्म क्या है? आई मतलब इनपुट, ओ मतलब आउटपुट। तो इसकी फुल फॉर्म हो गई इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। अब ये वाली हेडर फाइल क्या करती है? जो भी हमारे पास इनपुट करने के लिए या आउटपुट करने के लिए बहुत सारे अलग से हमारे पास सर्विसेज दी हुई हैं, उनको ये हमारे प्रोग्राम के अंदर डाल देगी। अगर हम इस फाइल को इंक्लूड नहीं करते हैं तो वो कोई भी इनपुट या आउटपुट सर्विस को प्रोग्राम के अंदर नहीं डालेगी, तो इसके अंदर हमारे प्रोग्राम में एरर्स आएंगी। नेक्स्ट देखिए, एक और हमारे पास होती है हेडर फाइल conio.h। कोनियो की फुल फॉर्म है कंसोल इनपुट आउटपुट। CON से आ जाएगा कंसोल, आई से इनपुट, ओ से आपका आउटपुट। कंसोल का मतलब क्या होता है? कंसोल मतलब आपका मॉनिटर की स्क्रीन। ठीक है, तो मॉनिटर की स्क्रीन से हमारे रिलेटेड कुछ फंक्शंस हैं जो हमारी इस वाली फाइल के अंदर होते हैं। अगर हम ये फाइल इंक्लूड करेंगे तो हमारे वो वाले फंक्शंस भी इंक्लूड हो जाते हैं। यहाँ पे मैंने दो फंक्शन लिखे हुए हैं, क्लियर स्क्रीन CLR SCR और एक हमारा है गेट CH। वैसे इस हेडर फाइल को इंक्लूड करना जरूरी नहीं है, अगर हम इंक्लूड नहीं करेंगे तो भी कोई एरर नहीं आएगी, बट हम लोग ये फंक्शंस फिर यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो, जैसे कि मान लो मुझे कोई सी प्लस प्लस में प्रोग्राम बनाना है 2 नंबर को ऐड करने का। अब जो वो 2 नंबर है, कौन से वो नंबर हैं, उनकी वैल्यू मुझे कीबोर्ड से पहले एंटर करानी पड़ेगी। अब वो एंटर किस तरह से होगी, उसके लिए मेरे पास होता है सी इन। सी इन का यही काम है कि वो कीबोर्ड से वैल्यू को क्या करेगा? रीड करेगा और हमारे को दिखाएगा। सी इन इज यूज टू रीड द इनपुट फ्रॉम द इनपुट डिवाइस लाइक कीबोर्ड। तो वो क्या करेगा? कीबोर्ड से वैल्यू को रीड करेगा
और सी इन के साथ हम लोग हमेशा यूज करते हैं एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, जो कि हमारा ये वाला होता है। जैसे कि देखो एग्जाम्पल लिखा हुआ है, अगर मुझे एज एंटर करानी है तो कैसे लिखा जाएगा, सी इन, फिर मैं लिखूंगी एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर और उसके बाद मेरा वेरिएबल क्या है, एज। और हर लाइन के बाद सेमीकोलन जरूर लगता है मेन फंक्शन के अंदर। इससे क्या हो जाएगा, हमारी एज क्या हो जाएगी, एंटर हो जाएगी। देखो इसमें सिर्फ एक वेरिएबल एंटर हुआ है, मान लो आपको एक से ज्यादा वेरिएबल एंटर कराने हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, सी इन ए, फिर दोबारा से एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, फिर बी। इससे क्या होगा, ए और बी दोनों वैल्यू हमारी क्या होंगी, कीबोर्ड से एंटर हो जाएंगी। एक टाइम में हम कितनी भी अपनी वैल्यूज एंटर करा सकते हैं, हर बार आपको बीच बीच में एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर लगाना पड़ेगा। तो सी इन किस लिए है, टू रीड द वैल्यू फ्रॉम द कीबोर्ड। अब देखो वैल्यू तो रीड हो गई, अब मान लो हमारा आंसर हमें स्क्रीन के ऊपर प्रिंट कराना है। प्रिंट कराने के लिए हमारे पास नेक्स्ट होता है सी आउट। सी आउट का काम क्या है, इट इज यूज टू डिस्प्ले द ये डाटा। मॉनिटर के ऊपर डाटा को डिस्प्ले करवाने के लिए हम लोग यूज करते हैं अपना सी आउट का। तो सी आउट इज यूज टू डिस्प्ले द डाटा ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। और इसके साथ हम लोग यूज करते हैं इंसर्शन ऑपरेटर। सी इन के साथ था एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, सी आउट के साथ हमारा होता है इंसर्शन ऑपरेटर। अब यहाँ पे देखो एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, सी आउट एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, सॉरी इंसर्शन ऑपरेटर एज। अब क्या हुआ, इससे क्या होगा, जो भी एज की वैल्यू हमने कभी एंटर कराई थी वो क्या हो जाएगी, आपकी प्रिंट हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेटमेंट में देखो क्या डिफरेंस है, जो हेलो है वो डबल कोट्स के अंदर लिखा है। तो जो भी चीज हमने डबल कोट्स के अंदर लिखी है ना, वो आपकी एज इट इज प्रिंट होती है, उसकी वैल्यू प्रिंट नहीं होती। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, हेलो। तो ये स्क्रीन के ऊपर क्या प्रिंट करवा देगा, हेलो। यहाँ देखो एज हमने डबल कोट्स के अंदर नहीं लिखी थी। डबल कोट्स के अंदर जो भी हम लाइन नहीं लिखेंगे उसकी तो वैल्यू प्रिंट होगी, और जो चीज हम डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे वो आपकी एज इट इज स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो जाएगी। एक और एग्जाम्पल देखिए, इसमें दोनों का मिक्सचर है। सी आउट डबल कोट्स के अंदर लिखा है द वैल्यू ऑफ सम इज। इसका मतलब जो ये लाइन डबल कोट्स के अंदर लिखी है ये तो आपकी एज इट इज प्रिंट होगी। देखो ऐसे, द वैल्यू ऑफ सम इज। उसके बाद दोबारा से ऑपरेटर लगाकर हमने लिखा है सम, और इस सम को डबल कोट्स के अंदर नहीं लिखा गया है। तो इस सम की जो भी वैल्यू है वो वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी। मैंने यहाँ पे माना है कि मान लो सम की वैल्यू 6 थी, तो क्या वैल्यू प्रिंट हो गई यहाँ पे मेरी, सम। तो ये चीज ध्यान रखनी है, जो भी चीज डबल कोट्स के अंदर है वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगी, और जो डबल कोट्स के अंदर नहीं है उसकी वैल्यू आपकी प्रिंट होगी। और हमेशा आपको बीच में ये अलग से इंसर्शन ऑपरेटर जगह जगह पर लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, मेन फंक्शन। मेन फंक्शन क्या है, हम लोगों ने खुद बनाया है, तो ये होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन, क्योंकि इसके अंदर जो भी चीजें हैं वो हम लोग खुद लिखने वाले हैं, और ये हमारा हर C++ के प्रोग्राम में इंक्लूड करना बहुत ही जरूरी होता है। जो हमारा C++ का प्रोग्राम है उसके जो एग्जीक्यूशन है वो स्टार्ट ही हमारी कहाँ से होती है, मेन फंक्शन से होती है। एंड बाय डिफॉल्ट इट्स रिटर्न टाइप इज इंटीजर। अब इसका मतलब क्या है, देखो जो भी हमारे पास फंक्शंस होंगे, C++ में बहुत सारे फंक्शंस बनाते हैं, हर फंक्शन के नाम से पहले इधर हम लोग लिखते हैं रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप मतलब कि वो फंक्शन क्या चीज वापस करने वाला है, पूरा काम होने के बाद क्या चीज वो हमें देगा। तो मेन फंक्शन का बाय डिफॉल्ट जो होता है रिटर्न टाइप वो क्या होता है, इंटीजर होता है। इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं, वॉइड लिखना है आप लोग, वॉइड। अब ये हमारा है फर्स्ट प्रोग्राम, सबसे सिंपल प्रोग्राम C++ का, जस्ट टू प्रिंट द हेलो। अब ये देखिए सबसे ऊपर हमने क्या इंक्लूड करा है, अपना हेडर फाइल #include iostream.h। ये एंगल ब्रेसिस के अंदर हमें लिखना है। iostream की फुल फॉर्म आपको ऑलरेडी बता दी थी मैंने, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। उसके बाद देखो हेडर फाइल के बाद क्या आता था, क्लास की डेफिनेशन, लेकिन इसमें क्लास है नहीं तो क्लास वाली दोनों हम लोग स्किप करेंगे, उसके फंक्शंस भी और क्लास भी। सीधा हम लोग आएंगे मेन फंक्शन पे। देखो मेन से पहले जो मैंने लिखा है ये है मेन का रिटर्न टाइप। बाय डिफॉल्ट रिटर्न टाइप मैंने आपको भी बताया था वो क्या होता है, इंटीजर। इसमें हम लोग लिखेंगे वॉइड, क्योंकि इस वाले फंक्शन से हम कुछ भी रिटर्न नहीं करवा रहे हैं। बाकी रिटर्न टाइप के बारे में जब हम फंक्शन टॉपिक पढ़ेंगे तब आपको ज्यादा क्लियर हो पाएगा। फॉर द टाइमिंग हम लोग क्या लर्न करेंगे कि हम लोग क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, वॉइड।
ये है हमारी ब्रेसेस जो कि स्टार्ट है हमारी कर्ली ब्रेसेस किसके लिए, मेन फंक्शन के लिए। और इसके अंदर मैंने लिखा है सी आउट डबल कोट्स के अंदर हेलो। तो इससे क्या होगा, हेलो हमारा स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो जाएगा। अब देखो प्रोग्राम तो हमने टाइप कर लिया, लेकिन प्रोग्राम टाइप करने के बाद सबसे पहले हमें चेक करना होता है कि उसमें कोई एरर तो नहीं है। एरर मतलब कोई मिस्टेक तो नहीं है। प्रोग्रामिंग में हम लोग मिस्टेक्स को बोलेंगे एरर। तो हम लोग पहले एरर चेक करेंगे, उसके बाद हम लोग उसको रन करेंगे और अपना आउटपुट देखेंगे स्क्रीन पे। तो उनके स्टेप्स देखिए। आफ्टर राइटिंग द प्रोग्राम, प्रोग्राम लिखने के बाद हम उसे कंपाइल करेंगे। कंपाइल करने के लिए हमें क्या प्रेस करना पड़ेगा, F9। जैसे ही आप लोग F9 प्रेस करेंगे हमारे पास आ जाएगा कि हमारे इसमें कोई एरर है या नहीं है। और उसके बाद हम लोग क्या प्रेस करेंगे, कंट्रोल प्लस F9। इससे हमारा प्रोग्राम रन हो जाएगा। और आउटपुट चेक करने के लिए हमें प्रेस करना है ऑल्ट प्लस F5। तो ये 3 स्टेप्स हैं जो हमें फॉलो करने हैं वन बाय वन, और उसके बाद हमारा जो आउटपुट है वो स्क्रीन के ऊपर हमें दिख जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज देखो, मैंने जो लास्ट में लिखी हुई है ऑल्ट प्लस F5 वाला स्टेप आप लोग स्किप कर सकते हैं अगर हम लोग लास्ट में क्या लिखते हैं, गेट सी एच। गेट सी एच लिखने से क्या होगा, ऑटोमेटिकली गेट सी एच का काम यही है कि जो हमारा आउटपुट है वो हमें स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवा देगा, हमें ये लाइन लिखने की जरूरत नहीं है। और गेट सी एच फंक्शन हमारा होता किसके अंदर है, कोनियो डॉट एच के अंदर। तो अगर हम कोनियो डॉट एच ऊपर हेडर फाइल यूज करते हैं और लास्ट में हम लोग गेट सी एच लिखते हैं, तो हमें ऑल्ट प्लस F5 वाली लाइन लिखने की जरूरत नहीं है। तो आप ये लर्न कर लेना, फॉर कंपाइल F9, टू रन कंट्रोल प्लस F9, एंड लास्टली टू सी द आउटपुट ऑन द स्क्रीन ऑल्ट प्लस F5। अब एक छोटा सा प्रोग्राम और कर लेते हैं। दिस इज द प्रोग्राम टू ऐड टू नंबर्स। दो नंबर को हम लोग कैसे ऐड करेंगे इन सी प्लस प्लस। अच्छा एक और चीज देखिए, यहाँ पे मैंने ये 2 बैकस्लैश लगा रखे हैं, ये होता है कमेंट के लिए। कमेंट का मतलब है जैसे आप 2 बैकस्लैश लगाएंगे, इसके आगे आप जो भी लाइन लिखेंगे उसकी कोई वैल्यू, मतलब प्रोग्राम के अंदर कोई मीनिंग नहीं बचेगा, वो सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है, वो हमारे प्रोग्राम को अफेक्ट नहीं करेगा। ओके प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम डॉट एच, ये हमेशा हमारी पहली लाइन रहेगी प्रोग्राम की। इसमें मैंने कोनियो डॉट एच भी लिखा है क्योंकि मैं इसमें गेट सी एच का यूज करने वाली हूँ। तो हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच। तो शुरू में जितनी भी हेडर फाइल हैं वो सारी हमें एक साथ लिख लेनी है। हेडर फाइल के बाद कभी भी सेमीकोलन आपका नहीं आएगा। फिर हम अपना मेन फंक्शन लिखेंगे, वॉइड मेन। इन ब्रेसेस का मतलब होता है कि ये एक फंक्शन है। फिर हमारी मेन की ब्रैकेट शुरू और ये एंड में मेन की ब्रैकेट आपकी खत्म है। अब यहाँ पे देखिए 2 नंबर का सम करवाना है, तो मुझे 2 वेरिएबल लेने पड़ेंगे। मैंने वेरिएबल लिया है a और एक मैंने लिया है b, और उन दोनों का सम करने के बाद मुझे कहीं ना कहीं स्टोर करवाना पड़ेगा, उसके लिए मैंने वेरिएबल लिया है सम। तो हमेशा जैसे ही मेन फंक्शन स्टार्ट होगा सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, अपने सारे के सारे वेरिएबल्स यहाँ पर लिखेंगे, और वो किस टाइप के हैं, इंटीजर हैं, फ्लोट हैं, करेक्टर हैं, डबल हैं, वो किस टाइप के हैं साथ में आप बताएंगे। तो इंटीजर स्पेस देके ए, जितने भी आपके वेरिएबल्स हैं कोमा लगा लगा के उनको आप लिखेंगे और एंड में क्या लगाएंगे, सेमीकोलन। अब देखो हमने बता दिया हमारे पास कौन कौन से वेरिएबल हैं। उसके बाद हमें क्या चाहिए, हमें ए और बी का सम करना है, तो मुझे ए और बी की वैल्यू चाहिए। तो पहले तो मैं सी आउट की हेल्प से एक मैसेज डाल दूंगी, एंटर ए एंड बी। एंटर ए एंड बी लिखने से क्या होगा, कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ आ जाएगा एंटर ए एंड बी। अब ये वैल्यू कीबोर्ड से एंटर किसकी हेल्प से होती है, सी इन की हेल्प से होती हैं। तो सी इन से हम लोग क्या करेंगे, ए और बी को एंटर करवा लेंगे, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, सम इज इक्वल टू ए प्लस बी। मैथ्स में ऐसे ही करते हैं, तो सिंपली फॉर्मूले आपके ऐसे ही लगेंगे। ए और बी की वैल्यू ऐड होके कहाँ पर स्टोर हो जाएगी, सम के अंदर स्टोर हो जाएगी। स्टोर तो ये हो गई, लेकिन इसको डिस्प्ले भी करवाना है। डिस्प्ले के लिए फिर से क्या यूज करेंगे, हम लोग सी आउट फंक्शन का अपना यूज करेंगे। सी आउट सम इज सम, इससे क्या लिखा हुआ आएगा, सम इज, और जो भी सम की वैल्यू है वो आपके सामने लिखी हुई आ जाएगी। अब यहाँ पे देखो लास्ट लाइन मैंने लिखी है गेट सी एच। इससे क्या होगा, आपको ऑल्ट प्लस F5 प्रेस करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आप F9 करने के बाद कंट्रोल प्लस F9 करेंगे, डायरेक्ट आपका आउटपुट स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा। अब मैं इन दोनों प्रोग्राम्स को आपको सी प्लस प्लस में इन एक्चुअल रन करके दिखाऊंगी कि किस तरह से हमारे प्रोग्राम रन होते हैं। तो ये मेरा सी प्लस प्लस ओपन हो गया है। मैं प्रोग्रामिंग के लिए टर्बो सी प्लस प्लस यूज कर रही हूँ।
इसका लुक आपका इस तरह से होगा। बाय डिफॉल्ट आपका प्रोग्राम का नेम ये आएगा, नो नेम 01। सी प्लस प्लस में जो भी आप प्रोग्राम लिखेंगे उसकी एक्सटेंशन होगी .cpp। ये आपको ध्यान रखनी है, लर्न रखनी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम लोग अपना प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं डाल रही हूँ कमेंट। कमेंट में मैं लिखूंगी प्रोग्राम का नेम, प्रोग्राम टू प्रिंट हेलो। कमेंट सिर्फ यूजर के लिए होती है, समझने के लिए कि हम लोग क्या काम करने जा रहे हैं। सबसे पहले हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम डॉट एच, ठीक है। उसके बाद void मेन ब्रैकेट स्टार्ट सी आउट, डबल कॉट्स के अंदर हम लोग लिख रहे हैं अपना हेलो, और डबल कॉट्स बंद, सेमीकोलन, ब्रैकेट। याद रखना मेन फंक्शन के अंदर जितनी भी लाइंस हैं हर एक के एंड में आपको सेमीकोलन जरूर लगाना है। काम पूरा हो गया। उसके बाद क्या प्रेस करेंगे हम लोग, F9, या फिर कंपाइल पे जाके यहाँ पे मेक पे क्लिक कर देना F9। यहाँ पे देखो अब कोई एरर नहीं है। एरर कितनी शो कर रहा है, ये 0, और कोई वार्निंग नहीं है, इसका मतलब बिल्कुल हमारा ठीक है। अब हम लोग क्या प्रेस करेंगे, अपना रन पे जाइए, कंट्रोल प्लस F9, ठीक है, या फिर आप कीबोर्ड से भी प्रेस कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस F9 हो गया। अब देखो मुझे आउटपुट नहीं दिखाई दिया। क्यों नहीं दिखाई दिया, क्योंकि मैंने गेट ch यहाँ पर नहीं लिखा हुआ। तो मुझे क्या प्रेस करना पड़ेगा, अब ऑल्ट प्लस F5। जैसे मैंने ऑल्ट प्लस F5 लिखा, देखो यहाँ पर आ गया हेलो लिखा हुआ। तो ये है मेरा इस प्रोग्राम का आउटपुट, ठीक है। तो ये था हमारा प्रोग्राम, किस तरह से आप लोग लिखेंगे। प्रोग्राम लिखने के बाद फाइल पे जाइए और उसको आप लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। अब नेक्स्ट मैं आपको बता रही हूँ, नेक्स्ट प्रोग्राम है, नेक्स्ट प्रोग्राम, प्रोग्राम टू ऐड 2 नंबर्स। इसी में मैं चेंजेस कर देती हूँ। प्रोग्राम टू ऐड 2 नंबर्स स्टार्ट करेंगे वैसे ही, हैश इंक्लूड iostream डॉट एच, नेक्स्ट लाइन हैश इंक्लूड conio डॉट एच, ठीक है। नेक्स्ट void मेन, दो वेरिएबल्स a और b, और एक और वेरिएबल जिसके अंदर उसका आंसर आएगा सम। आप यहाँ पे वेरिएबल्स कुछ भी लिख सकते हैं, x, y, c, कुछ भी लिख सकते हैं जो आपका मन करे। उसके बाद सी आउट, सी आउट में जो भी हम लिखेंगे वो कंप्यूटर स्क्रीन पर आएगा। एंटर द वैल्यू ऑफ a एंड b, राइट, ये हमने लिख दिया। अब इन दोनों की वैल्यू हम सी इन की हेल्प से एंटर करवा लेंगे कीबोर्ड से। एंटर हो गई हैं तो हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब अपना फॉर्मूला अप्लाई हो गया है तो हम लोग अपने फाइनल रिजल्ट को प्रिंट करवा देंगे। सम इज सम। अब यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना, अगर आपने यहाँ पे SUM स्मॉल में लिखा है तो यहाँ पर भी आप स्मॉल में ही लिखेंगे। A और B स्मॉल में है तो वो स्मॉल में ही आपका हर जगह चलेगा, वरना इसके अंदर एरर आ जाएगी। और लास्ट में गेट ch। अब इसको दोबारा चेक कर लेते हैं। मैं आपको शॉर्टकट से दबा देती हूँ फंक्शन F9। देखिए इसके अंदर कोई भी एरर नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है हमारा, ठीक है। एक इसमें मैं एरर करके दिखा देती हूँ आपको। लेट अस सपोज मैंने यहाँ पे इस ए को कैपिटल कर दिया, ठीक है। अब मैं दोबारा F9 प्रेस करती हूँ, जैसे ही देखिए यहाँ पर क्या आ गई है, 1 एरर। एरर भी क्या आई है, अनडिफाइंड सिंबल कैपिटल ए, लाइन नंबर 10। ये आपको लाइन भी बताता है कि लाइन नंबर 10 में एक कैपिटल ए है जो इसको नहीं पता क्या है, क्योंकि इसको क्या पता है, इसको स्मॉल ए के बारे में पता है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, स्मॉल ए कैपिटल ए की जो भी आप चीज लिखेंगे वो आपको ध्यान रखनी है। इसको हम लोग ठीक कर लेते हैं। स्मॉल ए मैंने इसको कर दिया है, ठीक है। दोबारा से इसको चेक कर लेते हैं। F9 मैंने प्रेस करा, अब कोई एरर नहीं है। अब मैं क्या प्रेस करूंगी इसमें, कंट्रोल प्लस F9। अब देखो क्या लिखा हुआ है, एंटर द वैल्यू ऑफ a एंड b। अब यहाँ पे एक चीज देखो, यहाँ पे एंटर द वैल्यू ऑफ a एंड b से पहले हेलो भी लिखा हुआ है। इसका मतलब इसने पहले वाले प्रोग्राम के आउटपुट को क्लियर नहीं करा है। पहले वाले प्रोग्राम को आउटपुट को क्लियर करने के लिए हमें लिखना पड़ता है CLRSTR, क्लियर स्क्रीन फंक्शन। इससे क्या होगा, पहले वाले प्रोग्राम का आउटपुट क्लियर हो जाता है, ठीक है। अच्छा अब ये करते हैं, एंटर द वैल्यू ऑफ a एंड b, 2 नंबर एंटर करा दिए।
23, 45 और आ गया हमारा सम इज 68। तो ये था हमारा इसके बारे में सब कुछ। ठीक है।